नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों में आज की हमारी जो कहानी है वो दर्शाती है कि प्यार कितना गहरा होता है। प्यार में अगर लोगों को अपने दोस्तों की, अपनों की बलि भी चढ़ानी पड़ जाए तो वो कैसे चढ़ा देते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, उसी कहानी को दर्शाती, उसी वारदात को दर्शाती आज की जो हमारी वारदात है वो है हरियाणा राज्य का एक शहर है पानीपत। और पानीपत शहर के गोहना रोड पर स्थित है एक गुरुद्वारा गौशाला मंदिर। उस गौशाला मंदिर में जब पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ एक कमरा है, उसको खोलते हैं तो देखते क्या है कि 20 वर्षीय युवती की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। उसको मारा गया है और उसके ऊपर चेहरे पर एसिड से अटैक किया गया है। क्योंकि एसिड से अटैक इसलिए किया गया है कि उसकी पहचान ना हो पाए। वो लोग देखते हैं, उनको नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, वो सभी डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो तुरंत पुलिस का जो नंबर है उसको दर्ज करते हैं, डायल करते हैं और घटनास्थल पर तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घटनास्थल पर आती है तो प्रथम दृष्टया देखती क्या है कि एक युवती है जिसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। और उस लाश के अगल बगल जब पुलिस ढूंढती है तो एक आधार कार्ड, मोबाइल और विद्यालय आर्या कॉलेज पानीपत का आईडी प्रूफ भी बरामद होता है। आईडी कार्ड में जब वो चेक करती है तो उसकी लड़की का नाम ज्योति दिखाई पड़ रहा था, जो कि बराना गांव की रहने वाली थी। पुलिस को तो पता चल ही जाता है कि ये लाश ज्योति की है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए, मन के संतोष के लिए तुरंत वो ज्योति के घर वालों को सूचना देते हैं। क्योंकि ज्योति के घर वाले भी सुबह से बहुत परेशान थे। वो विद्यालय गई थी, विद्यालय से वापस घर नहीं वापस आई थी। उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे। बस अभी ज़्यादा दिन टाइम नहीं हुआ था, इसलिए अभी उन्होंने इधर उधर पुलिस को सूचना नहीं दी थी। नंबर भी मिला रहे थे लेकिन नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे में परिवार वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़की की लाश को देखने के बाद उसकी पुष्टि जो है वो ज्योति नाम से कर देते हैं। परिवार शव को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था, सभी लोग बहुत परेशान थे और उनसे पूछा जाता है क्या कारण हो सकता है, तो वो पहले तो कुछ बताने में समर्थ न थे। लेकिन फिर एक कोई कृष्ण नाम का लड़का है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं कि मेरी लड़की उससे प्यार करती थी और हो सकता है वो इसमें संलिप्त हो। उसके अगले दिन ही एक लड़की और होती है जिसका नाम होता है सिमरन, पुत्री आलोक दुबे, जो कि आर्या कॉलेज की BA तृतीय वर्ष की छात्रा थी और ज्योति की मित्र थी, ज्योति के साथ पढ़ती थी। वो भी अपने घर से 5 सितंबर 2017 से ही गायब थी। उसके परिवार वाले उसको ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते जब थाने पहुंचते हैं FIR पंजीकृत करवाने के लिए, तो उनको भी वही लड़की की जो फोटोग्राफ है अभी दिखाई जाती है कि ये भी लड़की आर्या कॉलेज से गायब हुई है और आपकी लड़की भी आर्या कॉलेज में ही पढ़ती थी। तो वो जब फ़ोटो को देखते हैं तो फ़ोटो को देखने के पश्चात तुरंत वो कह देते हैं ये ही तो मेरी लड़की सिमरन है। अब एक तरफ ज्योति, जिसके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, वो कह रहे थे ये हमारी बेटी है। दूसरी तरफ सिमरन के पिताजी कह रहे थे ये हमारी बेटी है। अब मामला संगीन हो गया था, रहस्यमयी हो गया था और सोचने और समझने पर पुलिस को भी मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि केस अब टिपिकल होता चला जा रहा था।
ऐसे में वो भी जो तथ्य दे रहे थे वो भी अपनी बेटी की पुष्टि कर रहे थे, ये भी अपनी पुष्टि कर रहे थे। ऐसे में पुलिस जब पता लगाती है श्री कृष्ण के बारे में, तो श्री कृष्ण जो कि अटावला गांव का निवासी था, इसके पिता का नाम विजेंद्र था और एसडी कॉलेज का छात्र था और एनएसएस का भी ये छात्र था। जब पुलिस इसके घर जाती है तो पता चलता है ये भी 5 सितंबर 2017 से ही गायब है। अब पुलिस का शक और भी गहरा और भी संगीन हो जाता है। ऐसे में पुलिस इधर उधर दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को उठाकर उनसे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये कहीं न कहीं शिमला में निवास करता है। उधर एक इसका दोस्त होता है मंजीत, जो कि एसडी कॉलेज का ही बीएससी का छात्र था। वो भी आता है, बताता है कि उसी दिन कृष्ण ने मुझे गौशाला मंदिर में एक प्ले के दौर होना था, उसके लिए मुझे बुलाया था, लेकिन मेरा विद्यालय में कोई काम था जिसकी वजह से अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने उसको बताया भी था कि मैं शाम तक आऊँगा, और उधर जब मैं शाम तक वहाँ नहीं पहुँचा तो मैंने उसको फ़ोन करके बताना चाहा, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। फिर मैं वहाँ गया ही नहीं। वो भी आकर पुलिस को ये बताता है। अब पुलिस को जब सूचना मिलती है कि कहीं ना कहीं जो कृष्ण है वो शिमला में है, पुलिस की एक टीम तुरंत शिमला के लिए रवाना होती है और पहुंच जाती है शिमला के रॉयल होटल में। शिमला के रॉयल होटल में पुलिस जब फ़ोटो लेकर गई थी कृष्ण की, तो वो जब दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, तो दरवाज़ा जब खुलता है तो एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की को देखकर, फ़ोटो को देखकर, क्योंकि पुलिस के पास सिमरन का भी फ़ोटो था, ज्योति का भी फ़ोटो था, कृष्ण का भी फ़ोटो था। ऐसे में जिस लड़की का अंतिम संस्कार उस परिवार वालों ने कर दिया था, वही लड़की सामने से आती हुई दिखाती है। पुलिस तुरंत पहचान जाती है ये ज्योति है, क्योंकि ज्योति के पिता भी ज्योति की पुष्टि कर रहे थे और सिमरन के पिता भी सिमरन की पुष्टि कर रहे थे। ऐसे में पुलिस तो तुरंत ही जान जाती है कि जो लाश जलाई गई है वो सिमरन की जलाई गई है। ऐसे में तुरंत पीछे से एक लड़का और आता है, वो कृष्ण था। दोनों को पुलिस गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठाने के बाद शिमला से पानीपत के लिए रवाना होती है। रास्ते में जो पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो जो घटनाक्रम, जो कहानी, जो वारदात का कृत्य का जो मन में उनके जैसे उन्होंने वारदात की थी, वो जो सामने आती है वो आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर, समझने पर मजबूर हो जाएंगे, सन्न रह जाएंगे, घबरा जाएंगे और ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि एक 18-20 साल की लड़की और लड़के क्या इस प्रकार सोच सकते हैं या कृत्य कर सकते हैं। वो बताती है कि मैं आर्या कॉलेज की छात्रा थी, बीए 3rd ईयर में पढ़ती थी। मैं भी प्ले, जो नाटक वगैरह होते हैं, उसमें काम किया करती थी और कृष्ण भी काम किया करता था। एक प्ले के दौरान हमारी दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बात हुई और बात के बाद हम दोनों लोग दोस्त बन गए। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हुई। फिर हम दोनों लोगों ने जब उम्र 18 साल से ऊपर हो गई तो प्लान बनाया क्यों ना शादी कर ली जाए। हम दोनों लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन ज्योति ने भी अपने पापा से, अपने परिवार वालों से बात की, क्योंकि हम दोनों लोग अलग बिरादरी से आते थे, अलग जाति से आते थे, इसलिए ज्योति के पिता इस चीज़ के लिए राजी न थे। एक बार ज्योति ने बताया, जब पिताजी ने मना कर दिया तो उसने उनसे बात करने की हिम्मत ना जुटा पाई। मैं अपने घर में लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, कृष्ण बताता है, तो मेरे परिवार वाले मान गए थे। लेकिन
ज्योति के परिवार वाले मानने को बिल्कुल तैयार ना थे। ऐसे में हम लोग प्लान बनाते हैं, अगर हम दोनों लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ही जैसे लोगों को, घर वालों को मृत दिखाना पड़ेगा, कि हम लोग मर गए हैं। और तो कृष्ण कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्योति बताती है, मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, उसमें जब घर वाले मर जाएंगे तो हम लोग दूसरे शहर में नए नाम से, नए आधार कार्ड से, नए परिचय पत्रों के आधार पर अच्छे से जीवन गुजार लेंगे। दोनों अपने मन में एक कहानी गढ़ लेते हैं। उस कहानी को गढ़ने के बाद जो कृष्ण था वो कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था, होनहार स्टूडेंट था। वो कॉलेज में ऐसे ही लोगों की तलाश करने लगता है कि कोई एक ऐसी लड़की जो ज्योति की जैसी दिखती हो और कोई ऐसा लड़का जो मेरे जैसा दिखता हो, वो ढूंढने लगता है। उसकी नज़र उसी के दोस्त जो कि मंजीत, जिसको उसने बुलाया था गौशाला मंदिर में प्ले करने के लिए, तो वो बताता है कि मेरा प्लान था कि मैं मंजीत को मार दूंगा जैसे कि मैंने सिमरन को मारा है। वो बताता है कि सिमरन को लेके ज्योति उस दिन 5 सितंबर को विद्यालय के वहाँ पहुँची थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही हमारी प्लानिंग थी और हम लोग रोज़ दिन पर दिन की प्लान करते थे, कैसे इसको हमें प्लान करना है, प्लान के बाद कैसे हमको बचना है और क्या क्या करना है, ज्योति बताती है। और मैं विद्यालय घर से रोज़ आती थी, इधर 3-4 दिन से मैं विद्यालय नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत चिंतित थी कि मुझे कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम देना है, ऐसे में इंजाम देना है। क्योंकि ज्योति बताती है उस दिन मैंने ये अपना जो निशाना था वो सिमरन पर बना लिया था। मैं सिमरन को लेके गौशाला मंदिर पहुंचती हूं और कृष्ण भी बताता है गौशाला मंदिर में जो रहने वाले वहाँ के सुरक्षा के लोग थे, मुझे वो एक मेरा जानने वाला था, वो पता था कि वहाँ का इलाका सुनसान इलाका है और 3 दिन वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मुझे पहले से ही ज्ञात था कि वहाँ पर इस घटनाक्रम को करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे में ज्योति जो है अपनी दोस्त सिमरन को लेकर वहाँ पहुँचती है और प्लान के मुताबिक पहले हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सिमरन की कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी जाती है, जिसको पीने के बाद सिमरन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद हम लोग प्लान के मुताबिक उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर मंजीत के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन मंजीत को जब हम फ़ोन किया जाता है तो वो आने में असमर्थता जाहिर करता है। वो कहता है शाम को आऊँगा, मुझे लगता है तब तक यहाँ कोई आ ना जाए। एक डर का माहौल था। तो ज्योति जल्दी जल्दी अपने कपड़े सिमरन को पहनाती है और सिमरन के कपड़े अपना पहन लेती है और पहन लेने के बाद अपना मोबाइल वहीं पर डाल देती है। आधार कार्ड और विद्यालय का कार्ड डालने के बाद अपना बैग भी वहीं डाल देती है और सिमरन का कपड़ा, सिमरन के सारे सामान लेकर वहाँ से वो फरार हो जाती है। ऐसे में हम लोग आगे जाते हैं। फिर ज्योति अपने कपड़े चेंज करती है और सिमरन का सारा सामान हम लोग आगे फेंक देते हैं और कृष्ण भी अपना मोबाइल फेंक देता है। फिर ऐसे में पुलिस दोनों के कथनानुसार जो भी जहाँ जहाँ पर सामान या जो भी फेंका गया था उसको उनकी निशानदेही पर बरामद करती है और दोनों को 8 सितंबर शिमला से गिरफ्तार करने के बाद इस केस का पर्दाफाश 9 सितंबर 2017 को पुलिस के अधिकारियों द्वारा, बड़े अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है। और इस केस के बारे में जिसने भी सुना, जिसने भी समझा, वो अचंभित, आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर इन दोनों का सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, चार्जशीट फाइल की जाती है और 2019 से 2020 के बीच में कृष्ण की टीबी के कारण मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद मुख्य आरोपी सिर्फ अकेली ही बची थी, जिसका नाम था ज्योति,
28 मार्च 2023 को ज्योति को वहाँ की न्यायाधीश श्री राजेश चौधरी के द्वारा इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसके ऊपर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। ये कहानी, ये वारदात, ये कृत्य जो कृष्ण अपनी प्रेमिका के लिए उसने, और जो प्रेमिका ज्योति उसने अपने दोस्त को अपने प्यार को पाने के लिए बलि चढ़ा दिया, वो तो अच्छा हुआ कि मंजीत वहाँ भी नहीं पहुँचा, नहीं तो मंजीत को भी इन लोगों का उस दिन मारने का प्लान था। एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे कितना जग बैरी होए। वैसे ही मंजीत को उस दिन ईश्वर ने ही बचाया, और लेकिन सिमरन जिसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था और वो निर्दोष इस घटनाक्रम का शिकार हो गई, और जिसने ये घटनाक्रम किया ईश्वर ने भी उसकी बहुत परीक्षा ली और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ज्योति ना उसका प्रेमी बचा, न परिवार वाले बचे, न समाज में इज्जत बची, वो उम्र कैद की सज़ा कोर्ट में आदेश अनुसार काटेगी। आज की घटना हमें सोचने पर, समझने पर मजबूर करती है। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और सजग रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी सतर्क करते रहें, जागरूक करते रहें, और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।